राबड़ी देवी का बंगला आजकल फिर से चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है, लेकिन इस बार वहां पर कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं चल रही, बल्कि इस बार फिर से राबड़ी देवी को कह दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी बंगला खाली कर दें। 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पहले भी अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार उस वक्त थोड़े नरम पड़ गए थे। अब जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, तो साफ साफ कह दिया गया है राबड़ी देवी को, और यहां तक कि उनके बंगला को जो किसी और के नाम पे आवंटित भी कर दिया गया है। उसके पीछे भी गहरी सोच है। लेकिन सीधे सीधे राबड़ी देवी कहती है कि भाई मैं बंगला खाली नहीं करूंगी, जो करना है जो बनता है कर लो। फोर्स बुलवा करके खाली करवाना चाहते हो, करवा लो जबरन खाली। और अब तो उनके जो उनकी जो दो संतानें हैं, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप, जो बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख रही अपने भाई तेजस्वी यादव से, जो कि पूरे घर के मुखिया बने हुए हैं आजकल, वो लोग भी साफ साफ मोर्चा खोल चुके हैं, राबड़ी देवी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और दोनों का ही एक ही सुर है कि आप कैसे खाली करवा लेंगे, और अगर खाली करना है तो पहले नीतीश कुमार का बंगला खाली करवा लें। वो भी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं बंगले पर? हालांकि एक अणिमार्ग तो खाली कर दिया है, लेकिन जो दूसरा उन्होंने किया है बंगले पे जहां पे वो शिफ्ट हुए हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार को वो बंगला भी खाली करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब आमने सामने की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। साफ साफ चुनौती दे रही है राबड़ी देवी कि हिम्मत है तो खाली करवा के दिखा दो। तो क्या राबड़ी देवी कानून से बड़ी हो गई, सारे प्रावधानों से बड़ी हो गई? और क्यों जो सम्राट सरकार है वो भी थोड़ी बेबस नजर आ रही है? क्योंकि इससे पहले नीतीश सरकार जब बनी थी तो उस वक्त भी ऐसी मुहिम चलाई गई थी, लेकिन जो राबड़ी देवी का हट है उसके सामने सब कुछ जो है वो सब लोग घुटने टेकते नजर आए थे। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा? और क्यों, ऐसा क्या राज दफन है भैया राबड़ी देवी के बंगले में कि वो छोड़ना नहीं चाहती? सब कुछ चर्चा होगी आज की इस खास पेशकश में, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। और इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार दीपक गौड़ जी। स्वागत है दीपक जी। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो राबड़ी देवी का ये अड़ियल रवैया कि पहले उनके पास नोटिस पहुंचता है, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन उनका ये कहना कि हिम्मत है तो खाली करवा लो, क्या संकेत दे रहा है दीपक जी? सुरजीत जी देखिए, ये बंगला खाली करवाने का जो पूरा एक प्रकरण बिहार की राजनीति में उठकर आया है, इसको मैं पहले अपने दर्शकों को भी ये चाहूंगा कि वो इस पूरे प्रकरण को पहले एक बार विस्तार से समझ जरूर लें कि ये विवाद खड़ा क्यों हुआ है, आखिर क्या ऐसी बातें हैं जिसके पीछे। तो मैं इसको तीन तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखता हूं। इसमें एक पक्ष है प्रशासनिक, इसमें एक पक्ष हो गया राजनीति, और एक पक्ष हो गया राबड़ी देवी का, जिसे हम सियासत कह सकते हैं। तो देखिए, हुआ क्या था कि 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, हम ये अपने हमारे दर्शकों के लिए भी है क्या नॉलेज जो है कि 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी और राबड़ी देवी और लालू परिवार जो था वो एक अणे मार्ग से बाहर उनको किया गया, तो उनको 10 सर्कुलर रोड जो बंगला था ये उनको आवंटित हुआ। और ये अपना इसी बंगले में तेजस्वी ये सब बड़े हुए, इनकी शादियां हुई। बहुत खट्टी और मीठी दोनों यादें लालू परिवार के लिए, राबड़ी परिवार के लिए इस घर से जुड़ी, इस बंगले से जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही नीतीश सरकार आई तो उस समय उन्होंने एक निर्देश और जारी करा था कि सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हो उनको सरकारी आवास की सुविधा, सरकारी जो सुविधाएं सारी होती है, सुरक्षा से लेके और सारी जो व्यवस्थाएं उसकी होती थी, वो सबको बनी रहेंगी आजीवन काल तक। और ये व्यवस्था लगातार चल रही थी। अब समय आया 2017 का, जब एक बार फिर से नीतीश कुमार राजद का साथ छोड़ के एनडीए के साथ जुड़े और डिप्टी सीएम पद से तेजस्वी यादव को हटना पड़ा था। उस समय भी उनको जो उनका बंगला था, पांच देश रत्न मार्ग जो था, वो उनको खाली करने का एक फरमान सा जारी, सरकारी जो आदेश होता है, जो सरकारी सर्कुलर जो होता है, नोटिफिकेशन होती है, उन्होंने, तेजस्वी ने ये बंगला खाली करने से मना कर दिया। और मना करने के साथ ही वो चले गए हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट में जब ये पूरा किस्सा सुना गया तो हाईकोर्ट ने ना केवल तेजस्वी की उस याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि जो पूर्व में
नीतीश कुमार ने एक व्यवस्था बनाई थी आजीवन व्यवस्था वाली, आजीवन आवास वाली और सारी सुविधाओं वाली, उसको भी खारिज कर दिया। चलिए, ये सब चीजें चल रही थी, सब कुछ ठीक था, चल रहा था। उसके बाद अब जब एक बार दोबारा से नीतीश कुमार की सरकार बनती है, अभी पीछे जो हमारी सरकार बनी 2025 में, उसके बाद एक बार दोबारा से ये कवायद शुरू हुई कि भाई बंगला खाली किया जाए। अब देखिए, पूर्व के जो कोर्ट के आदेश थे, अगर उसकी हम चर्चा करें तो उसकी चर्चा के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जो थी, उनको ये बंगला खाली करना था, पर क्योंकि वो विधान परिषद की भी अध्यक्ष थी, तो उनको वो बंगला पूर्व में 2017 में तब भी हटवाया जा सकता था। 17 में ये विधान परिषद थी, जी नेता प्रतिपक्ष थी, नेता प्रतिपक्ष थी, तो उनसे वो खाली नहीं करवाया गया था। अब ये मामला जो आया है, अब ये आ गया है, यहां इसे बोलते हैं गरारी अड्डा, मतलब एक तरह से आपस में अब एक दूसरों के ऊपर ओवरलैपिंग का जो खेल चल रहा है, ये पूरा प्रशासनिक पक्ष है, जिसके तहत राबड़ी देवी को ये बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा। नियम, सारे कानून, कोर्ट के आदेश और जो पूरी व्यवस्था है, प्रशासनिक जो व्यवस्था, उसके तहत इन्हें ये बंगला हर हाल में खाली करना ही पड़ेगा, भले ही ये किसी भी तरह का स्टेटमेंट दे दें कि फौज बुला ले, ये कर। अब दूसरे उस पे आते हैं, दूसरा पक्ष हो जाता है राजनीति। अब राजनीति से पहले मैं आपको सियासत की बात बताता हूं, जो मेरा से है। राबड़ी देवी का कहना है कि भाई वो ये बंगला खाली नहीं करेंगे। उनके पक्ष में जो तेज प्रताप यादव अपना बयान देते हैं, वो कहते हैं कि भाई अब तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हो गए, तो उनका बंगला भी खाली करवाया जाए, उनको भी नोटिस दिया जाए, अगर उनका बंगला खाली हो जाएगा तो हम भी अपना बंगला खाली कर देंगे। इसके साथ साथ इस समय राजद अपनी सियासत को एक बार दोबारा से जमीन जो तलाश रहा है लगातार मुद्दों की, वो उस मुद्दे पर रहा है कि देखिए, हमारे साथ तो जबरन हमसे बंगला खाली कराया जा रहा है, जबकि और भी कई ऐसे नेता हैं जो अभी तक बंगलों में टिके, जिन्होंने खाली नहीं किया, लेकिन ये अब सियासी जमीन अपने लिए तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि राजनीति अगर हम देखें, भाजपा का या सरकार का पक्ष देखें, तो वो पक्ष भी साफ नजर आता है। देखिए, क्यों ये बंगला जो है, भाजपा जिस वोट बैंक पे लंबे समय से बिहार में नजर डाल रही है, महादलित, ये बंगला नंद किशोर राम जी को दिया जाता है, जो सरकार में मंत्री बने, उनको 10 सर्कुलर रोड जो है वो आवंटित होता है। और वो भी आरोप लगाते हैं राबड़ी देवी पे, क्योंकि मैं महादलित हूं, इसलिए मेरे को ये बंगला नहीं दे रही है राबड़ी देवी, और ये लगातार इनका महादलितों के साथ सोच ऐसी है। तो निशाना दो धारी तलवार के साथ बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो तीन पैटर्न है, एक प्रशासनिक है, एक राजनीतिक है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं वो महादलित वोटों को प्रो करना चाहती है, और ये विरोध जो होगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में खड़ा होता नजर आएगा कि भाई आप पूर्व सीएम थी और आपको बंगले से हटाया नहीं जा रहा, आपको सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं, आपका बंगला अब 10 सर्कुलर रोड से 39 होर्डिंग रोड वाला दिया जा रहा है। अब होर्डिंग रोड को लेके ये भी कहा जा रहा है कि भाई वो तो बहुत डरावना बंगला है, वो तो सम सॉर्ट ऑफ वहां जो जाता है उसकी सियासत खत्म हो जाती है। पूर्व के कई मंत्रियों का हवाला जो है उनमें दिया जा रहा है कि जो मंत्री उस बंगले में रहे, उन मंत्रियों का सियासी करियर पूरी तरह से उस बंगले के बाद तबाह हो गया। उसमें कहा जा रहा है कि उसमें एक मजार है अंदर ही, उसके एक तरफ हज भवन है और पीछे की तरफ एक मस्जिद भी है। तो क्या ये कारण है? लेकिन देख, सियासत में ये सब सियासी बयान हो सकते हैं, सियासी बातें हो सकती हैं, लेकिन अंततोगत्वा होगा वही कि प्रशासन जो नियमों के आधार पर चलेगा। देखिए, डिप्टी विजय कुमार चौधरी ने भी, डिप्टी सिंह, उन्होंने बोल दिया, कोई बयान से सरकारें नहीं चलती, वो कानून से चलती हैं, और कानून के तहत ये बंगला हम खाली करवा के ही रहेंगे। तो ये बंगला खाली होना सुनिश्चित है। हाँ, यह जरूर है कि इसको एक मुद्दा बनाते हुए राजनीतिक जमीन राजद जरूर थोड़ी सी पाले, और इस पर थोड़ा सा घमासान हो भी सकता है कि अगले 1-2 दिन में नजर आए, या आज भी थोड़ा हंगामा उधर की तरफ इन चीजों को लेकर रहा। लेकिन एक बार फिर से आखिर में 15 दिन का उनको समय दे दिया गया है और बोल दिया गया है ये अंतिम समय है। इसके बाद सरकार के पास ये अधिकार है कि वो उसे एक तरह से इस तरह से एक्नॉलेज कर देगी या नोटिफाई कर देगी कि ये बंगला कब्जा लिया गया है। उसके बाद फिर वो पुलिस या कार्रवाई होती है। तो शायद राजद चाहती भी है कि उनको जबरन निकाला जाए, जिससे एक सियासी जमीन उनके लिए बनती हुई नजर आए। जी सुरजीत। हाँ, अब देखिए, अब जिस तरीके से नंद किशोर राम
भी अब पत्ते खेले और जानबूझ के ही उनको दिया गया होगा, ये तो तय है, क्योंकि जी, सियासी जी, दांव-पेच तो सरकार भी कम नहीं चल रही है। उन्हें भी लगा कि भाई अगर इनकी जगह पर अगर सपोज किसी सवर्ण को दे दिया गया होता, तो हो सकता था कि यहाँ पे फिर जातीय समीकरण भी जो है बीजेपी की जो सरकार है उसके फेवर में नहीं जाता। तो जानबूझ करके नंद किशोर जी, राम को बिल्कुल। दिया गया ताकि उनको भी एक कार्ड की तरीके से खेला जा सके कि देखिए भाई महादलित है, इनको वो देना नहीं चाहती हैं बंगला। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ठीक है, सारे समीकरण समझ में आ रहे हैं कि भाई वो राबड़ी देवी जो है नहीं छोड़ना चाहती है और 39 होर्डिंग जो रोड है वहाँ पर मचार है। भाई आपका तो समीकरण ही एमवाई का रहा है, मुस्लिम यादव समीकरण लेकर के चलते रहे, तो अगर पीछे मस्जिद है, मजार है, तो क्या दिक्कत है? आपके लिए तो बढ़िया है कि भाई आप मैसेज दे सकेंगे, देखिए जी हमारे पीछे ही मजार और वो है, सब कुछ है। और अंधविश्वास का तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते। अगर अंधविश्वासी आप हो रहे हैं कि भैया वहां जाकर मेरा करियर खत्म हो जाना है, तो उसका तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, वो बंगला नहीं तो हो सकता है राबड़ी देवी ये कह देती कि हमें उसकी जगह पे कोई और बंगला दे दीजिए, हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ये जिद ठान करके बैठ जाना कि नहीं जी हम तो खाली ही नहीं करेंगे। और सवाल यहां पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की जब सरकार बनी अभी, तो उस वक्त में ही आदेश दे दिया गया कि भाई आप बंगला खाली कर लीजिए, लेकिन 4-5-6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। बार बार उनको नोटिस दिया गया, राबड़ी देवी अड़ी रही कि भाई मैं खाली नहीं करूंगी। उसके बाद सरकार भी थोड़ी ठंडी पड़ गई, उसने भी हथियार डाल दिए। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई आखिरकार ऐसी क्या व्यवस्था आ गई, क्या ऐसा माना जाए कि नीतीश कुमार का थोड़ा सा नर्म रवैया था कि भाभी जी हैं, पुरानी यारी रही है लालू यादव से, तो खाली करवाना थोड़ा सा मानवीय पहलू के हिसाब से उनको ठीक नहीं लगा होगा। लेकिन कानून है, संविधान है, आदेश है, तो फिर यहाँ पे पारिवारिक रिश्ते तो चलेंगे नहीं ना। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि राबड़ी देवी की ऐसी क्या मजबूरी है कि सब तरफ फजीहत हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि भैया जो नियम है, जो कायदा है, जो कानून, उसको तो मानना पड़ेगा ना। तो आखिरकार राबड़ी देवी अपनी इतनी फजीहत कराने के बाद भी उस बंगला से निकलना क्यों नहीं चाहती? ऐसा कौन सा राज है भैया? ऐसी कौन सी वहां पे चीजें दफन है कि वो छोड़कर निकलना नहीं चाहती हैं? दीपक जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब जब 5 देश राज मार्ग की बात हुई थी, तो उस समय भी तेजस्वी ने बहुत सारे जो तर्क थे या अंदर खाने उनके जो निकल के आई थी, उन्होंने बहुत सा काम अपने हिसाब से उस मकान में करवाया था और बहुत सी चीजें अपनी सुविधा के अनुसार कराई थी। तो वो चाहते थे कि उसी मकान में रहें। राबड़ी देवी का एक से ये है कि भाई उसमें उनकी बहुत सी बचपन की यादें, उनके परिवार की यादें, उनके परिवार की सियासी यादें, उनके बच्चों की शादी उस वाले घर से हुई। हालांकि जहां प्लस है वहां माइनस भी है कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जो वाइफ थी ऐश्वर्या, वो उसी घर में उनका विवाद पैदा हुआ। बहुत से खट्टे मीठे अनुभव तो वहां है। लेकिन मैं फिर दोबारा से कहता हूं, इस सबसे इतर इस मामले को पूरा राजनीतिक एक रूप दिया जा रहा है और इसके आधार पर एक सियासी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमीन हाँ। तलाशने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य दोनों के स्टेटमेंट को सुनिए। उन दोनों के स्टेटमेंट में पूरी सियासत नजर आती है। एक तरफ तेज प्रताप हाँ। यादव कहते हैं कि भाई अगर हमें हटाना है तो हमसे पहले क्या नीतीश बाबू ने को अपने 15 दिन का नोटिस जारी कर दिया है? वो भी तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, भले ही उन्होंने एक मार्ग छोड़ दिया हो, लेकिन उनको जो सरकारी आवास आपने दिया है उसका क्या? वो तो नेता हाँ। प्रतिपक्ष भी नहीं है, तो उनको क्यों हम्म। देने? आप उनसे बंगला खाली करवाइए और फिर हम खाली करने को तैयार हैं। रानी, एक सियासत की सरकार मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाले हिसाब से अच्छी अच्छी चीजें अपने पास ले रही है, अपने लोगों को कुछ नहीं कर रही है। और देखिए हम विरोध में आ गए, हम यादवों के पक्ष में थे, हम मुस्लिमों के पक्ष में थे, इसलिए हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। दूसरा, अब सही में हाँ। सही में सही में राजद को इस समय सियासी बड़े मुद्दों की तलाश भी है। सियासी हम्म। मुद्दों की तलाश भी है और वो उन मुद्दों को तलाशने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भले इस वाले मामले पे अभी बहुत प्रखर तरीके से बोलते हुए नजर ना आ रहे हो, लेकिन अंदर खाने जो स्ट्रेटेजी मिली, जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने बयान दिया है, उन्होंने बहुत से इमोशनल फैक्टर को अपने उस सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है। पूरा पूरा आधार ये बनाया जा रहा है कि इस मामले से कुछ सियासत खड़ी होती हुई एक बार फिर से नजर आए। देखिए, रहने के लिए तो लालू जी ने अपना एक आलीशान बंगला जो है, जो पूरा बन रहा है, वो तैयार करवा ही रहे हैं। हालांकि उस पर भी सरकार की नजरें इधर उधर से गई हैं, लेकिन वो बन तो रहा ही है। रहने के लिए वहां रह सकते हैं। सरकारी
आवास को लेके जो हाई कोर्ट की टिप्पणी थी वो बहुत तल्ख टिप्पणी थी। उनका कहना था कि भाई ये पूर्व के जो लोग हैं जो कई कई बार के उसमें रहते हैं, ये सारा सरकार का जो ऐशोया जो होती है, ऐश होती है, ये सारे आम आदमी के पैसे से होती है, तो इन चीज को बंद किया जाना चाहिए। 2017 में जो हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी इस तरह के सरकारी आवासों को लेकर, तो बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी। लेकिन इस सबसे इतर सियासी जमीन तलाशने की जो कोशिश है, वही इसका मुझे तो पूरा आधार बनता है ना कि जितना ज्यादा गतिरोध सरकार का इसके साथ होगा, जितना ज्यादा क्योस बढ़ेगा, जितना ज्यादा क्या कहते हैं वाद विवाद होगा, जितने ज्यादा एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स होंगे, उनमें कहीं ना कहीं एक सियासी जमीन को बनने के बाद आगे उसके विस्तार की भी योजना के तहत, इसी तहत ये इस मामले को गरमाया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, अब जैसे एक राहत इंदौरी साहब का शेर याद आ रहा है कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शेर भले ही अभी इस विषय से थोड़ा सा अलग लग रहा हो, लेकिन अगर इसको हम इस बंगले पे बिठा दें, राबड़ी देवी के बंगले पर, कि भाई ऐसा तो नहीं है ना, सभी लोगों का, जनता का पैसा है, जनता के पैसे से सारी चीजें चल रही है, और सारे ऐशो आराम जो आपको मिल रहे हैं वहां पर, जो सुविधाएं मिल रही है, सब जनता का पैसा है। अगर सरकार भी ये कहती है कि ठीक है जी चलो आपको रहने दिया, सरकार होती कौन है कहने वाली? सरकार को भी संविधान के हिसाब से चलना होगा, कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा, कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो सरकार भी नहीं कह सकती, नियम विरुद्ध सरकार भी कोई राहत नहीं दे सकती। और बात राबड़ी देवी की हो रही है, तो राबड़ी देवी को तो ये बात समझनी चाहिए, भाई मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आपके बेटे जो हैं एक मंत्री रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी बेटी सांसद है, आपके पति पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भाई इतने संवैधानिक पदों पर आपके परिवार के लोग रह चुके हैं, और आप खुद खिलवाड़ करना चाहते हैं संविधान के साथ में। आप जिद ठान के बैठे कि उसको निकालो, तो भाई नीतीश कुमार को निकालना है नहीं निकालना, यह फैसला भी सरकार करेगी। भाई जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब भी आपके पास आदेश आया था, उस वक्त तो नीतीश कुमार गलत तरीके से नहीं थे किसी बंगले में, लेकिन आपने उस वक्त भी जिद ठान ली थी कि भैया हम तो नहीं हटेंगे, उस वक्त कोई बहाना नहीं था। अब आपको एक बहाना मिल गया कि नीतीश कुमार को निकालो तो हम निकल जाएंगे। अब जब नीतीश कुमार भी हट जाएंगे वहां से, या फिर भाई उनके बेटे मंत्री हैं, अगर मंत्री निशांत कुमार के नाम पर वो अलॉट कर दिया जाता है बंगला, तो क्या कहेंगे राबड़ी देवी? उस वक्त तो फिर अधिकार बन जाएगा कि ठीक है अपने बेटे के घर में रह रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनको तो हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से अब कहते हैं ना कि भाई एक जिद ठान लेना कि भाई नहीं जी हम तो हटेंगे नहीं, हम तो यहाँ पे अपना, कहते हैं ना कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जंगल राज की बात जो अक्सर होती रही है चुनाव के दौरान, जंगल राज यही तो है कि जो मन आएगा वही करूंगा, जो मर्जी होगी उसी के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगी, और हिम्मत है तो कोई निकाल के दिखा दे, फोर्स बुलवा लो। फोर्स पहुंची भी थी, 2 दर्जन पुलिस वाले पहुंचे थे, थाना प्रभारी अनु कुमारी पहुंची थी वहां पर, काफी देर तक बातचीत हुई राबड़ी देवी के साथ में, समझाया भी गया कि भाई आप ऐसे हालात जो है ना बनाए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बेसिकली हालात ऐसे बना रहे हैं कि मीडिया में इस तरह की चीजें आई कि उनके घर से उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया, उसे जबरन खाली कराया गया। थोड़ी सिंपैथी ले लेंगे, सहानुभूति ले लेंगे कि देखो जी इस महिला के साथ में, हम यादव समुदाय से हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, सड़कों पे उतरेंगे इनके कार्यकर्ता, आंदोलन करेंगे, पूरे बिहार में अराजकता फैलाएंगे। तो आखिरकार इतनी तो एक्सपेक्टेशंस होती ही है, आम लोगों की भी होती है, राजनेताओं की भी होती है कि जो इतने संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, परिवार के सारे लोग रह चुके हैं, कम से कम इस चीज को तो समझें। और अगर यही लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो आम लोगों से कैसे अपेक्षा की जाए कि वो सारे कानूनों को माने, सारे नियमों को माने, संविधान का पालन करें? फिर तो जैसा चल रहा है चलने दो, जिसकी लाठी में दम है वो अपनी हर जिद मनवाएगा। जी दीपक जी सुरजीत, असल में हो क्या रहा है, राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है। अगर सरकार चाहती है कि ये बंगला खाली होना चाहिए, तो क्या सरकार के पास पावर नहीं कि वो खाली करा सके? लेकिन सरकार भी शायद ये चाहती है कि ये थोड़ा मामला अभी लटकता हुआ चले तो जंगल याद राज की बातें जो हैं वो स्टैब्लिश सरकार भी कर पाए कि देखिए ये तो अभी विपक्ष में है, तब इतना मनमानी कर रहे हैं, जब ये सत्ता पक्ष में होते थे तो इनका क्या रूप होता था लोगों को बताने वाली बात। तो ये सियासत तो इस पूरे मामले पे हो रही है, पर हम दोबारा से इस बात को कह रहे हैं क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली सारी चीजों को वो कानून के किताब के हिसाब से चलेंगे। नीतीश कुमार ने भले ये एक व्यवस्था जनरेट कर दी हो
2005 में कि भाई जो पूर्व जितने थे उन सब के लिए सारी सुविधाएं यथावत बनी रहेंगी। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट न केवल तेजस्वी की उस याचिका को खारिज करता है जिसमें वो उसी बंगले में बने रहने की मांग करते थे, साथ साथ पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको भी एक रिफॉर्म उसमें लेके आता है और उसमें संशोधन लगाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये जनता का पैसा है, इसके पैसे को बेवजह वेस्ट नहीं होना है और ये कानून के हिसाब से ही अब सरकारें काम करेंगी। तो अब भले ही देखिए, सरकारें जिसको राहत देना चाहती हैं दे, लेकिन जब सरकार एक्शन के मोड पे आती है तो उनके पास कायदा भी और कानून भी साथ साथ होता है और वो कानून के तहत बड़े एक्शन लेते हुए, छोटा एक्शन लेते हुए, साम दाम दंड भी जो भी उनको लगाना है वो बंगला जब चाहे तब खाली करा सकती है। लेकिन सियासत इधर भी चल रही है, सियासत उधर भी चल रही है। इधर पीड़ित पक्ष बन के अपने को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जी, हमसे तो बंगला छीना जा रहा है, और जबकि दूसरे जो नेता हैं, जो इनकी सरकारों के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको बंगले दिए हुए हैं। उधर बीजेपी ये दिखाना की पूरी कोशिश करेगी कि लगातार देखिए, इनको इतनी बार से 6 महीने से लगातार 3 नोटिस दे दिए गए हैं। कानून में जो एक एल्गोरिथम है इस एक एक्शन के प्रोसेस का कि पहला नोटिस जाएगा, फिर दूसरा नोटिस जाएगा, तीसरा जाएगा, उसके बाद फिर प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी। तो उसके तहत ये मेरे हिसाब से आखिरी 15 दिनों का एक अल्टीमेटम दे दिया गया है और बिल्कुल बात तय है। इस पे अगले हंगामा जो हो रहा है वो हार्डली 2-4-5 दिन ही होगा और उसके बाद सरकार अगर आसानी से नहीं मानी, हालांकि हम दोबारा कह रहे हैं कि ये एक्शन जो होगा वो राजद को गेन कराता हुआ नजर आएगा। तो होगा यही कि थोड़े दिनों बाद एमिकेबली सरकार जो है इनको मना लेगी, किसी भी तरह से मना लेगी। देखिए, लालू जी अभी अपना रूटीन के टेस्ट कराने के लिए आई थिंक सिंगापुर में है। वो अपने पोते के जन्मदिन को मनाने के बाद गाजियाबाद से, उसके बाद वो सिंगापुर निकल गए हैं। तो इधर अभी ये है, क्या वेट होगा, क्या बातें होंगी, जो भी बातें होंगी, पर मेरे को लगता है अगले 1 हफ्ते के अंदर में इस चीज पे सारा मामला जो है वो साफ हो जाएगा और ये बंगला जल्द से जल्द हफ्ते भर में या अगले जो समय अवधि दी गई है उसमें वो खाली करवा लिया जाए। हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के ये माना जाए कि ये मुद्दा अब नियम कानून के दायरे से आगे बढ़ करके सियासी खाने तक पहुंच चुका है और सब कुछ जो है वो राजनीति हो रही, चाहे सत्ता पक्ष कर रहा हो, चाहे विपक्ष कर रहा हो। सत्ता पक्ष ने दलित मंत्री को आगे, नंदकिशोर राम को आगे कर दिया है और विपक्ष ने जो है, जो आरजेडी की बात करें, वो खुद को पीड़ित साबित करने में जुटा हुआ है कि भैया अगर हमें जबरदस्ती बाहर निकालोगे तो इसको लेकर के आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, बताएंगे कि एक तो पीड़ित, ऊपर से महिला, कि भाई हम यादव समुदाय के, ऊपर से महिलाएं, हमें कैसे देखो धक्के मार करके निकाल दिया गया। उस वक्त ये नहीं सोचा जाएगा कि कभी यही बंगला था, यही जगह थी और बाहर निकलने वाली ऐश्वर्या राय थी, उसके साथ बदतमीजी की गई। यहाँ से बाहर निकलने वाली रोहिणी आचार्य थी, वही रोहिणी आचार्य जो आज की तारीख में कह रही हैं कि मेरी माँ को कैसे बंगले से निकाल दोगे। वो दिन रोहिणी आचार्य को भी याद रखना चाहिए जब उन्हें बंगले से निकाला गया था, उनकी भाभी को बंगले से निकाला गया था, अपमानित करके निकाला गया था। लेकिन जब बात अपने पर आती है तो सारे जो इतिहास है वो भूल जाते हैं, पूरी आपबीती खत्म हो जाती है, नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए जाते हैं और होती है तो केवल सियासत और केवल सियासत। तो फिलहाल आज की देखिए सुरजीत जी, मैं एक खत्म होते होते एक छोटा सा कमेंट्स पे करना चाह रहा था। आपने रोहिणी आचार्य का जिक्र करा तो हम आपको बता दें कि देखिए एमएलसी चुनाव होने वाले हैं इसी महीने में, अब मिड में एमएलसी चुनाव होंगे और रोहिणी आचार्य का बहुत सारा जो ये प्रेम जागा है, जो एक्टिव वो हुई है, वो एमएलसी चुनाव की कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा है उन्हें। सार्वजनिक शब्दों में इसी को समझे कि कैसे वो राजद की तरफ एक बार दोबारा से झुकी हुई नजर आ रही हैं, जो उन पे आरोप लगाती थी, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में वो राजद की विधायक बनकर भी परिषद में नजर आ सकती है। तो ये उनके से ये जो राजनीति का से वो इसी से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।